जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और उस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमने पिछली दो क्लासों में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और उसके बाद लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी उसमें हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने कल 19 और 20 जो अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने विस्तार चर्चा करने की कोशिश की है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमने 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमने अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण के बारे में बात की थी। 3 बिंदुओं पे हमने बात करने की कोशिश की है। आज हम अनुच्छेद वही पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार था उस स्वतंत्रता के अधिकार में 2 बातें हमारी 2 अनुच्छेद रह गए थे। हमने कहा था कि स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक चलता है और उसके अंतर्गत हमने 19 और 20 देख लिए थे। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और हमारे जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार भी आता है। और इस अधिकार के अंतर्गत आता है, इसको हम कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या स्वतंत्रता ये हमारे अनुच्छेद 21 में आती है। याद ये रखना कि अनुच्छेद 21 वो अनुच्छेद है जो व्यक्ति के अधिकारों को सर्वाधिक प्रभावित करता है और यही अधिकार है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा वाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं। अभी हम बहुत सारे वादों की भी बात करेंगे। तो इसमें आया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है इसमें? राज्य व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता राज्य के विरुद्ध है। तो कह रहा कि राज्य व्यक्ति को, तो याद रखना व्यक्ति आ गया, इसका मतलब ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारतीय नागरिकों के साथ ये विदेशियों पर भी लागू होता है, यानी भारतीय और विदेशी दोनों के ऊपर लागू होता है। तो राज्य व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता। किससे नहीं कर सकता? 2 चीजों से, एक उसके प्राण से, एक उसकी देह से यानी शरीर से। यानी राज्य व्यक्ति को प्राण और देह से वंचित नहीं कर सकता। किसके बिना? विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिना। राज्य व्यक्ति को उसके प्राणों से और उसके शरीर से वंचित नहीं कर सकता। किसके द्वारा? विधि की स्थापित प्रक्रिया, यानी जो कानून ने जो नियम हमारे लिए स्थापित कर रखे हैं, जो प्रक्रिया हमारे लिए स्थापित कर रखी हैं, उनके बिना व्यक्ति को किसी भी प्रकार प्राण और देह से वंचित नहीं कर सकता। यानी हमारे शरीर के किसी भी अंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, एक। दूसरा, हमारे प्राणों को हमसे नहीं छीना जा सकता। सिर्फ एक ही परिस्थिति में छीना जा सकता है, यदि हमने कोई विधि विरुद्ध, हमने कोई कानून के विरुद्ध या संविधान के उन प्रावधानों के विरुद्ध कार्य किया है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। तो हमारे कानून के बिना कोई भी क्या नहीं कर सकता? हमारे प्राण और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, एक चीज। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो प्राण और देह शब्द है, इनकी संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, यानी ये संविधान में परिभाषित नहीं है। इनमें संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि प्राणों को नुकसान किनसे है और हमारे शरीर को नुकसान किससे है। इन बातों का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और इन्हीं का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हर चीज़ को लेकर के हम ये कहते थे कि साहब जब हमारी हवा गंदी होती है, वायु प्रदूषण होता है, तो हम कहते हैं कि साहब हमारे तो प्राणों को नुकसान है।
हमें विदेश में जाना है साहब, मुझे घूम करके आना, नहीं आया तो मेरे प्राणों मेरे शरीर को नुकसान हो सकता। इन चीज़ों को लेकर एक सर्वाधिक व्यापक अनुच्छेद है, तो दोनों शब्द ही अपरिभाषित हैं। दूसरा, कानून की स्थापित प्रक्रिया के बिना हमारे से कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, एक बात। दूसरा क्या है, एक वाद हुआ था इसमें जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद 1978, जब आपातकाल समाप्त हुआ था उसके बाद मेनका गांधी जो संजय गांधी की पत्नी है, इंदिरा गांधी की बहू थी छोटी, वो विदेश जाना चाहती थी लेकिन उनको विदेश जाने नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने एक वाद दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद है, मेनका गांधी वर्सेज भारत सरकार वाद 1978। इसके अलावा भी फिर इन मेनका गांधी एक पर्यावरणविद के रूप में जानी जाती है। बहुत सारे मामले उन्होंने लड़ी हैं पर्यावरण के लिए, पशु पक्षी प्रेमी के रूप में वो जानी जाती हैं। तो मेनका गांधी वाद आया 1978 में, और उसमें जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है, उस विधि की स्थापित प्रक्रिया की जगह क्या जोड़ दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया विधि की सम्यक प्रक्रिया। यानी स्थापित की जगह क्या जोड़ दिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया। कि स्थापित मतलब ये नहीं कि पहले से चली आ रही विधि लागू नहीं होगी, उसके अंदर क्या किया जा सकता है, समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ये कार्यपालिका कार्यों के विरुद्ध न्यायपालिका को क्या देती है, अधिकार देती है। कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण देती है कि कार्यपालिका हमारे विपरीत किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 21 में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि की स्थापित और वर्तमान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना कोई भी क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। अर्थात सीधी सी बात है, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हमारे देश की न्यायपालिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर सकती है। अगर वो क्या करते हैं, हमारे नागरिकों के प्राण और देह को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य या कानून बनाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, एक चीज। अब देखो, अब आप कहोगे कि साहब व्यक्ति के प्राणों को अधिकार नुकसान किससे है, किस मामले में लेकर के हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, हमारे प्राणों को नुकसान किन किन बातों को लेकर के हैं। ये बहुत सारे वाद आए हैं कि कौन कौन अनुच्छेद 21 में क्या क्या शामिल हैं। आपको याद रखना है, प्राण और देह में किस किस को हमने शामिल किया है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव हुए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उसके बाद में ये तय हुआ कि किस किस को, तो हमारे अनुच्छेद 21 में शामिल है त्वरित सुनवाई का अधिकार। यानी आपके मामले का तत्काल बहुत जल्दी शीघ्र निपटारा होना चाहिए। ये नहीं कि 50 साल तक आपके मामले की सुनवाई नहीं हुई। अगर त्वरित मामले की सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि साहब सुनवाई बहुत विलंब से हुई है और ये मेरे जीवन के अधिकार को क्या करता है, नुकसान पहुंचा रहा है। मान लीजिए आपने कोई छोटा अपराध किया है जिसकी सजा 2 साल 4 साल 5 साल है, लेकिन आपको 10 साल तक आपके मामले की सुनवाई नहीं हुई, 15 साल तक आपको जेल में रख लिया गया। बहुत सारे मामले ऐसे आए जिनको 10-10 15-15 साल तक जेल में रखा गया। तो ये क्या है, आपके जीवन के अधिकार की नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो त्वरित सुनवाई का, विदेश भ्रमण का अधिकार, ये मेनका गांधीवाद में आया था कि विदेश भ्रमण का अधिकार भी किसमें, अनुच्छेद 21 में। कोई भी सरकार आपको विदेश में घूमने से नहीं रोक सकती। आप ये कहोगे मुझे विदेश में जाना है, आप जा सकते हो। सरकार को अगर किसी प्रकार की लगता कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा है तो आपको नहीं जाने दे सकती, वो एक अलग परिस्थितियां हैं। बाकी आप विदेश भ्रमण क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। गरिमापूर्ण जीवन व आजीविका का अधिकार, यानी मानव गरिमा के साथ जीवन जिए, सम्मान के साथ जीवन जिए और जो कमाए, जो कार्य करे, गरिमापूर्ण कार्य तरीके से करे, ये भी अनुच्छेद 21 में है। अगर आपकी गरिमा को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाती है तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर जहां आप कार्य कर रहे हैं,
चाहे सरकारी क्षेत्र में कर रहे हैं चाहे आप निजी क्षेत्र में कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर आपके साथ किसी प्रकार का क्या होता है, विवाद होता है, नुकसान दिक्कत होती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, छोटी बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके गरिमा उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जाती है, तो ये अनुच्छेद 21 का यानी महिलाओं का जीवन का अधिकार है। और इसमें एक वाद भी याद रखना, इसके लिए एक वाद हुआ था विशाखा बनाम राजस्थान सरकारवाद। ये हमारे राजस्थान का एक विवाद हुआ था 1997 में, विशाखा बनाम राजस्थान सरकारवाद 1997। और इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर यह तय हुआ था कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला को अपमानजनक शब्द कहना, गलत दृष्टि से देखना या उनके ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उनका यौन शोषण है। यानी शारीरिक शोषण यौन शोषण में नहीं है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना, उनको गलत नज़र से देखना, उनका पीछा करना, कार्यस्थल पर उनके कपड़ों को लेकर उनके काम को लेकर के टीका टिप्पणी करना, सब क्या आता है, यौन शोषण में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में निर्णय दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भी अगर अभद्र व्यवहार होता है तो ये क्या माना जाएगा, ये उसके प्राण और दैहिक जीवन का संकट माना जाएगा, और वो महिला क्या कर सकती है, हाई कोर्ट में जाना चाहिए हाई कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। और क्या आएगा इसमें, और आएगा निःशुल्क सहायता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता। आपका किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया, आप गरीब हैं, एसआई हैं, और आप अपने मुकदमे की सुनवाई करने के लिए कोई वकील नहीं रख पा रही हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो हमारा अनुच्छेद 21 ये कहता है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप वकील नहीं कर सकते, तो हमारी सरकार आपको क्या करवाएगी, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये अनुच्छेद 39 में भी आता है। जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं उस समय भी क्या आता है, ये उसके अंतर्गत आता है। तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना सरकार का काम है, ये अनुच्छेद 21 में। अब एक चीज और देखो, अनुच्छेद 21 में आत्महत्या शामिल नहीं है, याद कर रखना, आत्महत्या अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है, अर्थात आप अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। अगर आपने आत्महत्या करने की कोशिश की तो ये कानूनन अपराध है, न केवल कानूनन अपराध है बल्कि ये दंडनीय अपराध भी है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये माना गया कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। सबसे पहले हमारे इस मानव शरीर पर हमारे माँ बाप का अधिकार है, क्योंकि हमें जन्म किसने दिया है, हमारे माँ बाप ने दिया। तो माँ बाप की बहुत सारी आकांक्षाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद हमारे परिवार का हक आता है, हमारे समाज का है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, राज्य के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, पूरे विश्व के लिए कुछ करना है। तो हम अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अर्थात हम आत्महत्या नहीं कर सकते। यदि आत्महत्या करने की कोशिश की और हमने आत्महत्या कर ली तो याद रखना, राज्य सरकार उसके खिलाफ क्या दायर करती है, मुकदमा दायर करती है। आत्महत्या आपने करने की कोशिश की तो सरकार आपके खिलाफ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का वाद दायर करती है। इसलिए आत्महत्या करना न केवल अपराध है बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। इसलिए आत्महत्या अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। और एक और आता है मरने का अधिकार। क्या आपको मरने का अधिकार है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता है ना आपको, तो क्या आपको मरने का अधिकार है? अब आप कहोगे मरेगा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि कोई असाध्य बीमारियां हो जाती है या हमारे शरीर में हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, यानी हम कोमा में चले जाते हैं और हमारे जीने की कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें मरने का अधिकार है, या हम किसी प्रकार की परिस्थितियों से परेशान होकर के हम मरना चाहें तो क्या हम मर सकते हैं? क्या भारतीय संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम हम अपने शरीर मर जाएं, या सरकार हमें अनुमति दे दे? कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि साहब इच्छा मृत्यु की याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई, कलेक्टर को इच्छा मृत्यु का आवेदन पत्र दिया कि साहब हम मरना चाहते हैं। तो याद रखना, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता।
हमारा संविधान किसी भी परिस्थिति में मरने का अधिकार नहीं देता। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए सरकार अनुच्छेद 21 ये कह रही है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है। ये अभी एक बहुत ही हालिया मामले में बहुत बड़े रूप से हमारे भारत के सामने मामला आया था, और ये मामला आया था अरुणा शाहबाग। अरुणा शाहबाग एक नर्स थी, आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में। अरुणा शाहबाग एक नर्स थी केरला की, और उनके साथ क्या होता है, उन्हीं के हॉस्पिटल में क्या होता है, बलात्कार होता है। और बलात्कार से क्या होता है, वो कोमा में चली जाती, इतने सदमा आता है कि वो कोमा में चली जाती है, लंबे समय तक क्या होती है, वो कोमा में रहती है। तो ये वाद आया था अरुणा शाहबाग वर्सेस भारत सरकार वाद 2011 में। क्या था वाद, इनके साथ बलात्कार होता है, इनका यौन शोषण होता है, ये कोमा में चली जाती है, और लगभग 15 साल से ये क्या है, आज भी कोमा में है, वर्तमान समय में भी ये कोमा में है। इनकी एक मित्र थी जो वकील थी, जो इनका केस लड़ रही थी। जब इनका जो मस्तिष्क वो ब्रेन डेड हो गया, तो उन्होंने क्या लगाया, इच्छा मृत्यु की याचिका लगाई कि मेरी जो ये मुवक्किल है अरुणा शाहबाग है, ये क्या, इनको क्या दी जाए, इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मरने का अधिकार दे दिया जाए। क्यों, क्योंकि 15 साल से ब्रेन डेड है, कोमा में है, जीने का मतलब कोई मतलब नहीं है। इन्होंने लगाई, तो जिस हॉस्पिटल में इनको रखा गया, उन हॉस्पिटल ने क्या कर दिया, इनका विरोध कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शाहबाग वर्सेज भारत सरकार वाद 2011 में ये निर्णय दिया कि मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। लेकिन एक बात और जोड़ दी इसमें, बहुत महत्वपूर्ण, यदि कोई असाध्य बीमारी है, यानी यदि कोई असाध्य बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई ब्रेन डेड हो गया है, जिनके जीने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में यदि 4 डॉक्टर्स का एक कमेटी बनाई जाएगी, और ये 4 डॉक्टर की कमेटी ये घोषित कर दे कि अब इनके जीने की कोई संभावना नहीं है, यानी बिल्कुल भी नहीं जी सकती, उस परिस्थिति में क्या दिया जा सकता है, मरने का अधिकार दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 21 में आंशिक रूप से मरने का अधिकार शामिल है। आंशिक रूप से मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, लेकिन वो कब, जब 4 डॉक्टरों की एक कमेटी ये प्रमाणित कर दे, ये घोषित कर दे कि इनके जीने की कोई संभावना नहीं है। तो ठीक है। इसके अलावा याद रखना, निजता का अधिकार, निजता भी अनुच्छेद 21 में है। आप अपने निजी जीवन में क्या करते हैं, इट्स योर पर्सनल मैटर, इसके बारे में कोई आपसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं कर सकता। यदि आप बालिग हैं, अगर आप वयस्क हैं, उसके बाद में आप अपने जीवन में क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में टीका टिप्पणी करने का, इसके बारे में सवाल जवाब करने का कोई नहीं है। यानी ये पर्सनल जिंदगी में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो निजता का अधिकार भी किस में शामिल है, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और क्या इसमें अगर हम शामिल करना चाहते तो और क्या है इसमें, और भी है। आपको क्या नहीं लगाई जा सकती, हथकड़ी नहीं लगा जा सकती। आप अपराधी हैं, आपको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। गंभीर अपराध में हथकड़ी लगाई जाएगी, बाकी आपके हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ये तो है अनुच्छेद 21, जिसमें हमने शामिल किया है प्राण और देह स्वतंत्रता। याद रखना, एक बहुत व्यापक है। स्वच्छ पर्यावरण भी इसी में शामिल है। आपको शुद्ध हवा नहीं मिलती, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आपके प्राणों को खतरा है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और किसी प्रकार की समस्या आ रही है जिसको आपको ये लगता है कि इस चीज से मेरे प्राणों को संकट है, मेरे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, मेरे शरीर पर नुकसान प्रभाव पड़ सकता है, तो वो क्या आएगा, आप अनुच्छेद 21 में उसको शामिल कर सकते हैं। ये तो आ गया अनुच्छेद 21A। उसके बाद में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 21K या अनुच्छेद 21A हमने और जोड़ा। इसमें हमने एक संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन किया। और ये कब किया, ये किया हमने 2002 में।
अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान हमने एक संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। क्या कर दिया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक समस्त बालकों को, अब इन बालकों में बालिकाएं भी शामिल है भाई, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के समस्त बालकों को क्या दी जाएगी, अनिवार्य, 2 बातें हैं इसमें, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है कौन, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या कह रहा है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष, तो एक चीज तो याद रखना, इसमें 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की कोई बात नहीं है, यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, एक बात। दूसरा, ये किसके लिए है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। क्या अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और वो भी शिक्षा भी कैसी दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए आपको याद रखना, इसीलिए बाद में RTE एक्ट 2009 लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था इसी के बाद में। तो अनुच्छेद 21 के में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो अब याद रखना 8वीं क्लास तक पढ़ना बच्चे का अधिकार है, किस में शामिल है, अनुच्छेद 21 में शामिल है। अगर कोई नहीं पढ़ाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, एक चीज, एक बात और याद रखनी है इसमें, अनुच्छेद 21 में 2 बातें पढ़ी है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और दूसरा पढ़ी है हमने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। एक बात और याद रखना है, ये जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कहा है। अनुच्छेद 21 के बारे में भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे हम भारतीय संविधान सभा का जनक भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का मेरुदंड है, मेरुदंड है। कौन कह रहे हैं, अंबेडकर साहब अनुच्छेद 21 के बारे में कहते हैं कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का मेरुदंड है, अर्थात एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन सा, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 एक बहुत बड़ा, एक बहुत व्यापक अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत हमने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को क्या किया है, शामिल किया है। अब इसमें एक लास्ट अनुच्छेद और आता है, हम अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 22, और उसके बाद में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, पूरा। तो अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 21 पूरा हो गया, अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण, 5 मिनट लगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण किया गया है। इसमें क्या है, देखो क्या कहता है, राज्य व्यक्ति को, राज्य, ये राज्य के विरुद्ध हैं, और इसमें हमें 3 बातों को पढ़ना है। अनुच्छेद 22 में मोटी मोटी 3 बातें हैं। क्या आएगी, पहला, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए। यानी यदि आपको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, तो आपको क्यों गिरफ्तार किया है, ये कारण आपको पुलिस बहुत जल्दी बताएगी। जितनी संभव हो सकेगा आपको ये बताया जाएगा कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, यानी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराएगी, एक बात। दूसरी क्या, अपने पसंद के विधिवेता से परामर्श की अनुमति। दूसरी बात, बहुत सीधा सा अनुच्छेद है। पहला,
ये सिर्फ गिरफ्तारी के बारे में और किसी अधिकार की बात नहीं कर रहा। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए किसी अपराध के बारे में भी, उस समय आपके क्या अधिकार हैं? तो पहला अधिकार तो यह है कि आपको गिरफ्तारी के कारणों का पता बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया है। दूसरा, आपको गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस जेल में ले जाती है या पुलिस कस्टडी में लेती है, तो आप अपने किसी भी पसंद के वकील से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आप वकील को पुलिस स्टेशन में या जेल में मिलने से नहीं रोका जाएगा। आप अपनी पसंद के वकील को बुला करके सलाह ले सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरा क्या आता है? गिरफ्तारी से 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट, आपको गिरफ्तार कर लिया, उसके 24 घंटों के भीतर क्या करना है? 24 घंटों के भीतर आपको जो निकटतम पुलिस स्टेशन है, उस निकटतम पुलिस स्टेशन में लेकर के जाना है। तो गिरफ्तार जो किया गया आपको, गिरफ्तारी से 24 घंटों के भीतर जो भी पास में मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि आपको जेल भेजना है या आपको पुलिस कस्टडी में देना है या आपको क्या करना है? रिहा करना है। लेकिन मान लीजिए कोई आपको बहुत दूर से गिरफ्तार किया गया, मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आपको तमिलनाडु से गिरफ्तार किया, तमिलनाडु से यहाँ लाने में आपको 25-30 घंटे लग जाएंगे, तो फिर आपको 24 घंटे क्या हुआ? तो याद रखना, इन 24 घंटों में यात्रा जो समय है, यात्रा समय शामिल नहीं है। यात्रा में अगर 5 दिन भी लगते हैं तो भी वो 24 घंटों में शामिल नहीं होंगे। यानी लाने ले जाने का जो बीच का समय है वो इन 24 घंटों में काउंट नहीं किया जाएगा। तो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, यात्रा समय इसमें शामिल नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने अपराध नहीं किया तो मजिस्ट्रेट आपको रिहा भी कर सकता है, आपको जेल भी भेज सकता है और आपको क्या कर सकता है? रिमांड पर भी भेज सकता है, जिसको कहते हैं पुलिस कस्टडी। दूसरा, अगर यदि पुलिस ने 90 दिन में अपना चालान पेश नहीं किया है, अपना रिपोर्ट पेश नहीं किए न्यायालय में, तो 90 दिन के बाद में आपको क्या मिल सकती है? आप जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं, आपको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। कितने दिन बाद में? 90 दिन बाद में। लेकिन वो कब? जब पुलिस ने अपना क्या नहीं किया हो, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हो। अगर पुलिस ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और पुलिस नहीं चाहती कि आपको नहीं छोड़ा जाए तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, 3 बातें आगे इसमें होगी। गिरफ्तारी के कारणों से को बताया जाए, आपको पसंद के वकील से मिलने दिया जाए और गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर क्या कर दिया जाए? आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा जो आज एक बात आया था डीके बसु बाद, उसमें क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपको गिरफ्तार करने जाएगा, गिरफ्तार करने वाला जो पुलिसकर्मी है वो क्या पहने हुए होना चाहिए? वो वर्दी में होना चाहिए, सिविल ड्रेस में नहीं जा सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ किस में गिरफ्तार किया जाएगा? आपको सिर्फ और सिर्फ वर्दी में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आप पूछ सकते हैं अगर कोई सिविल में कि आप वर्दी में तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे बिना वाद दायर किए भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बात याद रखना, अनुच्छेद 22 दो प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होता। 2 प्रकार के लोगों पर अनुच्छेद 22 लागू नहीं होता। किन पे नहीं लागू होता? एक तो नहीं लागू होता शत्रु देश के निवासियों पर। अगर कोई दुश्मन देश का निवासी है, पाकिस्तान का निवासी है, चीन का निवासी है, जिनके साथ हमारी राजनीतिक और सीमा विवाद चल रहे हैं, उन देशों के निवासियों को अगर हमने गिरफ्तार किया है, उनको भी तीनों सुविधाएं नहीं दी जाएगी। ना तो उन्हें गिरफ्तारी के कारण बताया जाएगा, ना उन्हें वकील से मिलने दिया जाएगा और ना उन्हें 24 घंटों के बाद, जरूर नहीं कि 24 घंटों में दिया जाए। अनुच्छेद 22 दुश्मन के निवासियों पर लागू नहीं होता। और किस पर लागू नहीं होता? और लागू नहीं होता, एक अधिनियम चलता है हमारे भारत में, निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम, ये अब आपको ये क्या है? आपको गिरफ्तार कब किया जाता है? जब आपने अपराध कर लिया हो, कोई घटना घटने के बाद आपको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन हमारे अनुच्छेद 22 का भाग 4 ये कहता है कि कई बार क्या होता है,
कि कोई व्यक्ति अपराध करने से पहले अपराध की सूचना मिल जाए पुलिस को, या पुलिस को किसी के ऊपर शक हो, तो पुलिस क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर अपराध करने से पूर्व क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। इसलिए इसे निवारक निरोध अधिनियम का नाम दिया गया है। अर्थात किसी घटना के घटने से पहले ही पुलिस के द्वारा शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर भी अनुच्छेद 22 की ये 3 कंडीशन, 3 शर्तें लागू नहीं होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, चाहे वो शत्रु देश का निवासी हो या निवारक निरोध अधिनियम का हो, इनको भी क्या करना, आप अधिकतम कितने दिन तक, आप अधिकतम इनको 3 माह तक जेल में रख सकते हो। यानी 3 महीने तक आप इन्हें जेल में रख सकते हो। 3 महीने से अधिक भी अगर आपको रखना है तो फिर क्या करना होगा, हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीश, हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी फिर तय करेगी कि 3 महीने से ज्यादा भी आपको जेल में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में सरकार ने बहुत सारे अधिनियम भी जारी किए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पोटा, 2002 में अटल जी की सरकार ने लागू किया था। टाडा 1985 में राजीव गांधी सरकार ने किया था। 1975 में मिसा इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लागू किया था। ये क्या है, ये नियम है अपराध करने से रोकने के पहले, यानी अपराध से पहले किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करना। और अगर किसको इन 2 चीजों में गिरफ्तार किया गया है, याद रखना, इन 2 शर्तों में अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो अनुच्छेद 22 नहीं मिलेगा, बाकी अनुच्छेद 22 की 3 शर्तें आपको मिलेगी। इस प्रकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो था वो पूरा हो गया। 4 अधिकार, इस अनुच्छेद अधिकार में 4 अनुच्छेद आए हैं। 19 इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। 20 इसमें हमने 3 शर्तें दी थी, अपराध की 2 सिद्धि के विषय में दिया था। 21 इसमें हमने जीवन का अधिकार का पढ़ा है, और अनुच्छेद 22 जिनमें हमने गिरफ्तारी के बारे में अध्ययन किया है। कल हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।